नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है और इसके बाद चुनाव आयोग, सरकार, प्रशासन और राजनीतिक दल सब एक साथ सक्रिय हो गए हैं। चुनाव आयोग के सामने जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि सभी एजेंसियों से राय ली गई है। चुनाव खर्चे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। त्योहारों का ध्यान रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। किसी भी तरह से नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखना होगा। सीआरपीएफ को बड़ी संख्या में तैनात किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार एक ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है जिसकी मदद से कोई भी मतदाता किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर कैमरे में कैद करके सीधे आयोग को भेज सकेगा। इस बार समाधान वेब पोर्टल भी होगा। आम जनता इस पोर्टल के जरिए फीडबैक दे पाएगी। साथ ही सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सभी बूथों पर वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी ताकि ईवीएम से जुड़ी हुई आशंकाओं पर लगाम लगाई जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बताया है कि इस बार चुनाव में 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। 1.5 करोड़ वोटर्स पहली बार जुड़ रहे हैं। मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या है तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बड़ी होगी ताकि व्यवस्थाओं को सही ढंग से लागू कराया जा सके और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि राजनीतिक प्रचार के लिए सेना के प्रतीकों या शहीदों की फोटो इस्तेमाल ना करें। क्या इस तरह के निर्देशों का असर वाकई होगा? कम से कम अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा प्रेशर है उन पॉलिटिकल पार्टियों पर जो जी जान से जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। कई पार्टियों ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आने वाले वक्त में और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। जनता से जुड़ाव और वोटर्स तक पहुंच के आधार पर सभी दलों की चुनावी तैयारी कैसी है, यही समझने की हम करेंगे कोशिश। और ये देखिए, जो चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं, 7 चरण में ये चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन सी तारीख को कितनी सीटों पर मतदान होने जा रहा है, ये हम आपको इस आंकड़े के जरिए दिखा रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण। 18 अप्रैल को यहां पर 8 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की ये तमाम सीटें। 23 अप्रैल को 10 सीटों पर मतदान होगा। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे। चौथा चरण 29 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होगा। कौन कौन सी सीटें हैं ये आप देख लीजिए। चौथा चरण 29 अप्रैल को है जिसमें 13 सीटों पर मतदान होगा। उसमें कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल है। 5वां चरण 6 मई को मतदान होने वाले हैं। अब 6 मई से जो शुरू हो रहा है 19 मई तक जो 3 तारीखें पड़ रही हैं उसको लेकर के भी विवाद है क्योंकि रमजान के दौरान ये तारीखें पड़ रही हैं। छठा चरण देखिए 12 मई को 14 सीटों पर मतदान होगा। ये उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें, जहां 19 मई को 7वें चरण में मतदान होगा। ये आप देखिए, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में मतदान होगा। और जो सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। तो कुल 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में अलग अलग दिन मतदान होगा। इसको लेकर के तैयारियां प्रशासन भी कर रहा है। सरकार, चुनाव आयोग सचेत है, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारियां जो हम देख रहे हैं जब से सुगबुगाहट चुनावों की शुरू हो गई थी, राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। अभी सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी कुछ ही दिनों में। लेकिन जो अंदर खाने, किसको टिकट दें, किसको ना दें, किसको प्रभारी बनाया जाए, कहां कहां से मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पहुंच जनता तक होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो बूथ से जुड़ाव होता है, जो वोटर से जुड़ाव होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इलेक्शंस के मद्देनज़र। और इन तमाम पैमानों पर कौन सी पार्टी खरी उतरती है और कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाएगी, खासतौर से हम बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, तो इससे ये तय होगा कि किस तरफ, किस करवट ऊंट बैठेगा लोकसभा चुनावों का।
और इस बीच हमने आपको ये भी बताया कि ईवीएम को लेकर के जो आशंकाएं थी उसे खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी और कल भी एक साफ कर दिया गया कि पूरी तरह से निष्पक्ष ये चुनाव होंगे, उसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं। वीवीपैट मशीन लगाए जाएंगे सभी बूथों पर। और इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने यह भी निर्देश दिया था कि सेना के प्रतीकों का इस्तेमाल ना करें। आप राजनीतिक हित के लिए राजनीतिक रैलियों में शहीदों की फोटो का इस्तेमाल ना करें। इस तरह के निर्देश भी आए थे, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन की ओर से। लेकिन आखिर जो इंतजामों की बात हो रही है वो जमीन पर कितना उतरते हैं, जो निर्देशों की बात हो रही है उसका कितना असर पड़ता है, ये तमाम बातें देखनी होंगी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, जहां पर लगातार आपने देखा कि इलेक्शन की तारीखें घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां भी हुई। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि वो तैयार है। सपा बसपा का जो गठबंधन है उसके बारे में आपको पता है। और आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बजरंगी सिंह बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक साइलस जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, अब से कुछ देर में जुड़ जाएंगे। रफत फातिमा कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में आज सुरेंद्र दुबे आपसे करना चाहती हूँ। हम अपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से जो तैयारियां तारीखें घोषित होने के बाद शुरू हो गई हैं, वो किस तरह की दिख रही हैं और कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात करें, क्योंकि सेंटर में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन पर दारोमदार है, और जब से सुगबुगाहट तेज हुई लोकसभा इलेक्शंस की, तब से ही हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी रैलियों में जो तैयारियां हैं, जो अपील है जनता तक पहुंचाने की, वो साफ दिख रही है। आपको कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी हुई दिख रही है अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें? क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं, लेकिन अभी भी अंदर खाने पार्टियों को बहुत मंथन करना है। देखिए, प्रत्याशियों की जहां तक बात है, अभी तक सभी पार्टियां अधर में हैं। हालांकि सबको मालूम था कि मार्च के पहले हफ्ते में ये जारी हो जाएगा। दूसरा चलिए हो गया। कुछ टिकट घोषित हो गए हैं और कुछ बाकी है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, तो जैसे 11 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान है, तो चूंकि नंबरिंग वेस्ट यूपी शुरू होते तो जाहिर वहीं से शुरुआत होगी और उसके लिए 18 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सबसे पहले अब उनका काम आज शुरू हो गया होगा। और चुनाव आयोग के लिए भी इन जगहों पर सबसे पहले प्रिपरेशंस करना भी शुरू हो गया होगा। बेसिक बात क्या है कि तैयारियों की बात करें तो देखिए, पिछले 3-4 महीने से इस देश में चुनाव का ही माहौल चल रहा है। लोग अपने अपने मुद्दे सेट करने में लगे हुए हैं। कहाँ जैसे एक बड़ी विपक्ष के लोग आपत्ति उठा रहे थे कि साहब पुलवामा है, शहीदों के फोटो हैं, ये सब यूज़ करके लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि भाई अब सेना या उससे संबंधित इस तरह के कोई पोस्टर्स और फोटो नहीं यूज़ कर सकेंगे। लेकिन देखिए होता क्या सुब्रा, कि ठीक है फोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन हमको भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने से नहीं रोक देगा चुनाव आयोग, क्योंकि उसमें कोई रोक लग भी नहीं सकती। तो वो जो काम फोटो करती थी वो काम वो अपने नारों से करेंगे। चुनाव ये इस समय चूंकि चुनाव और युद्ध की स्थिति दोनों पैरेलल चल रही है, तो कम से कम सत्ताधारी दल हर हाल में ये चाहेगा कि हम शौर्य, सेना, पुलवामा। अब देखिए, सुषमा स्वराज ने ये कह दिया है कि जो तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक है वो इलेक्शंस में वोटर्स करेंगे। अब वो तो वो सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक का अर्थ नेगेटिव होता है। ये जो सुषमा स्वराज कह रहे हैं कि वोटर सर्जिकल स्ट्राइक करें तो हमें कुछ नष्ट नहीं करना है, हमें कुछ वहां बनाना है। लेकिन अब ठीक है, कहना है तो कह दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा 3 हो चुकी हैं, 3 हो चुके हैं, तीसरी बताऊंगा नहीं। अब वो जाने भाई गृह मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, हो गई होगी, कहीं जनता को पता नहीं हो सकता। चुनाव मोदी जी खुद लगातार जिक्र कर रहे हैं कि घुस करके मारा है हमने, आगे हाँ, लेकिन ये देखिए है क्या
सारा जो ध्यान है इस समय चुनाव में सत्ताधारी दल का, बीजेपी का, वो चुनाव को सेना, एयर स्ट्राइक, पुलवामा इतने पर केंद्रित रखना चाहती, क्योंकि इससे उसको भावनात्मक उभार मिलता है। और सुब्रह, मेरा अनुभव यह है कि चुनाव में विकास के जितने बातें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं। अगर कोई एक भावनात्मक मुद्दा आ जाए तो सब लोग विकास भी भूल जाते हैं, उस समय सबसे बाद में जात पात भूलते हैं, लेकिन विकास सबसे पहले भूल जाते हैं, और वो उस भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव हो जाता है। तो अभी तो आपको पता नहीं, युद्ध तो हम लड़ नहीं रहे, अभी पता नहीं क्या क्या होगा। अभी 3 रोज पहले खबर आ रही थी कि हमने अपने यंग ऑफिसर्स को बॉर्डर पर भेज दिया है सरकार ने, कर्नल रैंक के, कि आप लोग वहाँ पहुँच जाइए। तो हो सकता है भाई ग्राउंड लेवल की लड़ाइयों की तैयारी हो रही हो। अब अगर कोई लड़ाई हो गई तो वो एक देश प्रेम जब सामने आ जाता है, वो भावनात्मक मुद्दा ऐसा होता है कि सारा जो है विपक्ष का ताना बाना सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर बातें जो हैं विकास पर भी चलेंगी, लोग सवाल भी उठाएंगे कि क्या हुआ। अब आज मैं देख रहा तो उनका फारूक अब्दुल्ला कह रहा था कि साहब वो एयर स्ट्राइक में खाली पेड़ गिरा दिए। अब मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इस तरह के नेता खुद बीजेपी को मौका दे रहे हैं, आप बैल मुझे मार, मैं ये गलती कर रहा हूँ, अब भी अगर तुम चुनाव नहीं जीत सकते हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। ये अंदाज है इन लोगों का। ठीक है, कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रियम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और पुष्पेंद्र झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले प्रियम, मैं आपके पास आऊंगी। कल तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके एक दिन बाद ही हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार साफ कर दिया है कि जो 90 करोड़ मतदाता पूरे देश में वोट करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इंतजामात भी उतने ही बड़े हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े हैं, वहां पर आप कल से क्या देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? दोनों ही स्तरों से मैं जानना चाहती हूं, जो प्रशासन है उसके स्तर से भी, सरकार के स्तर से भी, और राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनमें कल से क्या सुगबुगाहट दिख रही है? सुब्रा, देखिए, कल जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से सभी पार्टियों की अगर पहले हम बात करें तो पार्टियां पहले से ही सक्रिय थीं, लेकिन उसके बाद से अब हलचल बढ़ गई है। आज सुबह से जिस तरीके से पार्टी कार्यालय जितने भी हैं उन सब पे हलचल लगातार बढ़ी हुई है। सभी कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं टिकट को लेकर, चूंकि अभी सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो घोषित नहीं किए। हालांकि कांग्रेस ने और बीएसपी ने अपने कुछ कैंडिडेट के नाम जरूर जो है वो डिस्क्लोज किए, लेकिन अभी तक बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने नाम डिस्क्लोज नहीं किए। तो इसको लेकर जो कार्यालय है उन पर काफी भीड़ जो है इस समय कार्यकर्ताओं की लगी। बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो अभी अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री भी जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बैठक चल रही है टिकट के बंटवारे को लेकर कि आखिर किस तरीके से जो टिकट का बंटवारा किया जाए और जिनको दिया जाए वो प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, उसको लेकर सभी रणनीति जो है वो चले। और रणनीति जो पहले तैयार करी गई कि जिस तरीके से बूथ स्तर को मजबूत करने की बीजेपी ने बात करी थी या सपा ने जिस तरीके के अपने कैंपेन किए, उनको ग्राउंड जीरो पर कैसे उतारा जाए उसको लेकर जो है चर्चाएं चल रही, बैठकें चल रही। और जिला प्रशासन की अगर बात करें तो कल जिस तरीके से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आचार संहिता लागू हुई, पूरे शहर के अंदर से सभी चुनावी जो बैनर पोस्टर हैं वो हटा दिए गए थे। कहीं पर भी चुनावी बैनर पोस्टर जो वो नजर नहीं आ रहे। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से डीएम खुद रात में जो भ्रमण पर निकले, उन्होंने पूरे शहर का जायजा लिया, एसएसपी साथ में गए, सभी ने देखने की कोशिश करी। और पूरी तरीके से अगर बात करें चुनावों को लेकर तो डीएम के तरफ से कल एक आदेश जारी हुआ जिसमें उन्होंने अपने तरीके मानक तैयार किए हैं कि जो प्रत्याशी होंगे वो एआरओ के ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में 3 गाड़ियों से अधिक गाड़ियां लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी धार्मिक स्थल पर कोई भी किसी तरीके का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक पार्टी का जहां पे आयोजन हो रहा होगा वहां पे दूसरी पार्टी को आयोजन करने की जो है परमिशन नहीं मिलेगी। और सभी तरीके की जो आप कार्यक्रम होते हैं या जिस तरीके के आपको कोई भी संवाद करना होगा उसकी पहले आपको जिला प्रशासन से जो है वो अनुमति लेनी होगी, उसके बाद इस तरीके का जो आप कार्यक्रम है वो आयोजित कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन की बात करें तो उनका पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव आयोग की अगर आप बात करें हम तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बताया कि चुनाव होने हैं और उसके बाद तो सारी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली। ईवीएम के साथ में इस बार वीवीपैट सभी जगह पे सभी बूथ पे जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, उसको लेकर सारी तैयारी हो चुकी है। सारी ईवीएम मशीन को चेक कर लिया गया है। भारी मात्रा में सुरक्षा बल जो है वो तैनात होगा सभी जगह पर। जो संवेदनशील मतदाता स्थल हैं उनको कम संवेदनशील करने की जो है वो प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा
और जो चुनाव का वक्त है वो इस बार 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। जो दावे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा चुनाव का जब समय आएगा उसमें ये दावे कितने परवान चढ़ पाते हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र का भी हम रुख कर लेते हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, जो मुस्तैदी प्रशासन की प्रियम बता रहे हैं लखनऊ में, क्या वैसा ही कुछ झांसी में भी देखने को मिल रहा है कल तारीखों के ऐलान के बाद से? जी सुब्रा, मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव आयोग की बीसी हुई उसके बाद से ही यहाँ पर असर देखने मिला है। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उसने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है। पूरी तरह से होर्डिंग बैनर जो राजनीतिक पार्टियों के लगे हैं उनको हटा दिया गया और सड़कें बिल्कुल, झांसी बिल्कुल बदले हुए रंग में नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे हम बात करते हैं। आपको झांसी में कितना बदलाव लगा आचार संहिता के बाद? आचार संहिता के बाद बदलाव तो दिखा, जो होना चाहिए उतना नहीं तो उससे काफ़ी हद तक दिखा कि बदलाव हो रहा है। और हो सकता है 1-2 दिन, अभी यह जल्दबाजी होगी, 1-2 दिन बाद ये सारी स्थितियाँ आएंगी। लेकिन जो स्थितियाँ हैं कि सेना के नाम पर व्हाट्सएप चल रहे हैं, सेना के नाम पर वोट मांगने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस पर भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखना चाहिए कि जो शपथ पत्र दिए जाते हैं उन पर जब 5 साल तक चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है उन झूठे शपथ पत्रों पर, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म होती है और सुप्रीम कोर्ट की भी विश्वसनीयता खत्म होती है जब वहां फर्जी एफिडेविट दिए जाते हैं और उन पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी सुब्रा, जैसा कि जो लोग बता रहे हैं, और झांसी की बात की जाए तो यहाँ पे चौथे चरण में 29 अप्रैल को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने एक और यहाँ पर एक पहल शुरू की है कि जो प्रत्याशी दागी होगा, जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे होंगे, उसको अपना मीडिया में जाके प्रचार प्रसार वो कराना पड़ेगा कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं, हम इस केस में फंसे हैं, इस केस में हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था, इस केस में हमें, ये सबसे बड़ी बात है। और वोटर इसको देख के भी वोट करने वाले हैं। कुछ और लोगों से बात कीजिए पुष्पेंद्र। और जो आशंका जता रहे थे अभी एक भाई साहब, क्या उसी तरह की और भी आशंकाएं हैं लोगों के जहन में? भानु जी, ये बताइए, चुनाव जिस तरह आचार संहिता लग गई है, अब कोई आशंका जाहिर की जाएंगी जिस तरह और पार्टियां इस्तेमाल करेंगी इस चीजों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो झूठी रेवड़ियां बट रही थी वो रेवड़ियां बटना बंद हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब जो बुंदेलखंड खास तौर से मैं अगर आपसे बात कर लूं तो अब ये धर्म युद्ध होने जा रहा है 2019 का। सत्य और असत्य पर निर्भर है पूरा का पूरा 2019 का चुनाव। हमारे बुंदेलखंड में वर्तमान प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, उमा भारती जी ने 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य निर्माण बनाने का वादा किया था। अब बुंदेलखंड की जनता को भी लग रहा है कि 5 साल हो गए, हमें ठग लिया गया है। ये भी एक जुमला हो गया क्या? तो बुंदेलखंड की जनता इस बार बिल्कुल प्रण है कि जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही अब हम पे राज्य करेगा। अब हम किसी मुगालते में नहीं आ रहे। आचार संहिता जो लगी है, जिस तरह से कार्य प्रारंभ जैसा भी बताया गया शुरू हुए, अभी भी अनेक पोलिंग उस पर पोल पर देखिए, तो कम से कम ये बोर्ड यहाँ पर समझ आ रहा है कि मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। जनता जो है वो चाहती है कि मुद्दों पर बात हो, रोटी कपड़ा मकान पर बात हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? जो माहौल लग रहा है वो क्या कहता है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जियाउल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्रकूट से। जियाउल हक, आपके पास में आ रही हूं, आपके आसपास भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए। कल से आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद से क्या तब्दीलियां आपको वहां पर नजर आई? जी शुभ्रा जी, आपको बता दें कि चित्रकूट में कल से महापर्व को लेकर के चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव का बहुत ज़्यादा असर दिखने भी लगा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और हमारे साथ चित्रकूट से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त चित्रकूट में जो इलेक्शन कमीशन ने जिसको पेड इंक्वायरी कमेटी का मेंबर बनाया है, पत्रकारों की द्वारा जो खबरों में नेताओं को मोबिलाइज किया जाता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश द्विवेदी जी, आइए हम आपको उन तक ले चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको किस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सत्यप्रकाश जी, कैसा कल से अधिसूचना लग गई है, आचार संहिता लग गई है और पब्लिक के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं और आपको किस तरीके की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने सौंपी है? लगभग 7 लाख मतदाता हैं, 6.25 लाख मतदाता हैं इस जनपद में, और जिनके पिछले चुनाव में लगभग 55% वोटिंग हुई थी।
तो पहला तो प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाए, और बाकी रही बात पेड न्यूज इंक्वायरी कमेटी की, तो उसके लिए निरंतर नज़र रखी जाएगी ऐसे लोगों पर, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल साइट्स पर हो, कि कोई दुरुपयोग ना कर सके। जो लोग ऐसा करेंगे उनको उन पर नज़र रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो है जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, नेताओं के होल्डिंग लगी थी, वॉल पेंटिंग थी, तो क्या उनको डिस्ट्रॉय किया गया जिला प्रशासन की तरफ से? कल शाम 5 बजे से अधिसूचना जारी होने के बाद से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर सब हटा लिए जाएंगे जो भी बची हुई होर्डिंग। अभी फिलहाल तो शहरों में तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगी हुई है तो हटवा दी जाएंगी। तो आपने बताया कि जो होल्डिंग्स लगी हुई थी वो हटा दी गई हैं, और अभी हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं अजीत जी के पास। बुंदेली सेना जो कि गैर राजनीतिक एक दल, वहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जगह जगह पे होल्डिंग लगी हुई थी, होल्डिंग निकाल दी गई है, क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवा पाएगा? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह जो है जिला प्रशासन हमारे यहाँ का मुस्तैद है, और पूरी मुस्तैदी के साथ कल शाम को ही हम लोगों ने देखा कि आचार संहिता जैसे ही लगी तैसे नगर में जितनी होल्डिंग लगी थी, पोस्टर बैनर लगे थे, उनको हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया गया है, और प्रशासन द्वारा निसंदेह बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जनपद में जितने भी नेता थे, क्या अभी उनका कोई दबाव बचा है, कहीं कोई उनका वर्चस्व जिला प्रशासन के ऊपर कोई दबाव है? नहीं, इस समय तो अब उनका सारा तो दबाव सारा खत्म हो चुका है, और जितनी होर्डिंग ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर, और उसके बारे में पूरा ब्यौरा भी कल दिया गया है कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, और आगे भी इनमें तेजी देखने को मिलेगी। और उसकी बानगी लखनऊ में भी दिख रही है, बुंदेलखंड में दिख रही है, और चित्रकूट में जिस तरह से लोग बता रहे हैं वहां पर भी कल से काफी तब्दीली, काफी मुस्तैदी दिख रही है। लेकिन हमारा पूरा मकसद था, जो हम लोगों से बात करने की कोशिश की अपने संवाददाताओं के जरिए, मकसद यही है बजरंगी जी कि उनकी जो आवाज है, जो आम लोगों की सवाल हैं, वो आप तक पहुंचे। और 2 सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस डिबेट में इसका जवाब दें, जो आम लोगों से आए हैं सवाल। पहला तो ये कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो असल मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और बाकी आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई, जो आपके वायदों से जुड़ी हुई बातें हैं। और चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, इसीलिए आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, आपसे अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, जो रैलियों में दिख रहा है, जो बातचीत में लग रहा है। क्योंकि एक सज्जन वहां पर यह भी कह रहे थे कि व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, सेना से जुड़े हुए, शहीदों से जुड़े हुए, और प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जो मुद्दे हैं बाकी लोगों के सरोकारों से जुड़े हुए, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, ये उनका मत था। लेकिन क्यों आखिर सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आप लोग मुद्दों से भटक रहे हैं? सुब्रा जी, देखिए, अभी कल ही शाम को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग की घोषणा की है, और इससे पहले जो भी हमारे कार्यक्रम थे वो पार्टी के और सरकार के, वो सब निरंतर चल रहे थे, और हमेशा सरकार की जो भी विकासवादी नीतियां थी उसको लेकर जनता के बीच हम जा रहे थे। और जहाँ तक अभी आपने सवाल उठाया कि मुद्दों से भटक के, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी के ऊपर ही अपनी बात रखी है, और सरकार का फोकस भी रहा है। सरकार ने भी देखिए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए जो चीज़ें योजनाएं लेकर आई है। आज गांव में कितनी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम इस तरह की। तो हमारा कहने का बस ये मतलब है कि सरकार ने अपनी विकासवादी योजनाओं पर ही फोकस करके हम एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक इस तरह की बातें उठी हैं कि मुद्दों को भटकाया जा रहा है कुछ लोगों का, जैसे सुन रहा था मैं, कि तो ये समसामयिक विषय है कि अब इस समय पर देश की परिस्थितियां ऐसी बनी कि इस तरह की कोई घटनाएं हुई, हमारे नौजवानों को, हमारे देश के जवानों को आतंकवादी गतिविधियों में मारा गया, तो निश्चित रूप से हमारे सेना का मनोबल न गिरे, इसलिए देश की सरकार ने एक तटस्थ और एक ठोस निर्णय लिया कि नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उसके लिए हमें अपनी सरकार को भी दांव पे लगाना हो तो क्या हुआ। तो ऐसे में लोगों के भ्रम बनाने की स्थिति लोग कर रहे हैं। तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को ज्यादा कर रही हैं कि रोज उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। तो जब आप सवाल उठाएंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। पर तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जब ये कहता है कि सेना के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कीजिए या शहीदों के फोटो का इस्तेमाल नहीं कीजिए, तो उसके पीछे भी तो कारण है ना। जो तमाम तरह के पोस्टर्स हम देख रहे हैं, जो रैलियों में हम भाषण सुन रहे हैं, उसके बाद
चुनाव आयोग ने अगर ये कहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नहीं, तो चुनाव आयोग ने अगर कहा है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करेंगे। और इससे पहले भी हमारे किसी भी रैली में कहीं कोई ऐसी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं कि हम शहीदों के पोस्टर पे हम राजनीति कर रहे हों। हमारे जो भी कार्यक्रम हुए, जो भी रैलियां होती थीं, हमारे पार्टी के बैनर के तले होती थी। कभी नौजवानों की, हाँ, नौजवानों की जब बात होती है तो उसका जवाब देने के लिए हमें वो मंच मिलता है जिसपे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे नेता हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, जब आप सवाल उठाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक पे तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें उन रैलियों के माध्यम से अपनी बात जनता के सामने कहने रफत फातिमा जी, अब वक्त बहुत कम बचा है इलेक्शंस में और अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब से कुछ महीने पहले मुझे याद है जब हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि जो 2014 में स्थिति थी, जो एक ब्रांड मोदी की चमक थी, वो थोड़ी फीकी पड़ी है और वो स्थिति अब नहीं है। लेकिन अब फिर से एक बार जो कुछ हालात बदले हैं पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ दिनों से, एक महीने जब से वो दुर्घटना, जब से हम तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या आप मानती हैं कि जो स्थिति उस वक्त हम चर्चा कर रहे थे कि वो मैजिक नहीं रह गया है, वो मैजिक क्या फिर से वापस लौट रहा है? क्योंकि कई लोग ये मान रहे हैं। देखिए शुभ्रा जी, पहले तो हम ये कह रहे थे कि हम खुद नहीं कह रहे हैं। अभी आपने जनता की बात सुन ली, असत पे सत की जीत। 5 साल तक के ठगा गया है, ये हम नहीं कह रहे, अभी यहाँ ये देश की जनता कह रही है। हमारे क्या चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है, तो ये जनता ही डिसाइड करेगी कि उसको, और ये वक्ती भटकाव जरूर हो जाता है, भावनाओं का खेल वक्ती होता है, लेकिन जनता अपने मूल मुद्दों से बिल्कुल भटकी नहीं है। आज भी वो उस मुद्दों पे खड़ी है और कांग्रेस पूरी तरीके जनता के साथ है, वो जनता के मुद्दों पे टिकी रहेगी। जनता के जो बेरोजगारी का मुद्दा है, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, हम किसानों के मुद्दे पे लगातार इसी पे आवाज रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस 5 सालों में जो काम नहीं करा गया, उनको जरूरत है सैनिकों के फोटो की। वो पीछे सैनिकों का फोटो लगा, आगे भाषाबाजी जरूर कर सकते हैं। सैनिक हमारे के आज नए शौर्य पराक्रम नहीं दिखाया, हमारे क्या सैनिकों का एक बहुत शौर्य पराक्रम का एक इतिहास रहा है। लगातार ऐसे इतने बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं और पाकिस्तान के टुकड़े तक कर दिए गए, तो सैनिक आज भी उसी जगह है, उनको वो सम्मान हम लोग आज भी उसी जगह रखे हुए हैं, और पहले भी थे। लेकिन आज कोई नया काम नहीं करा है किसी सरकार ने। लेकिन जब सरकार इस पर राजनीति करती है तो अफसोस होता है, क्योंकि इस पर अफसोस इसलिए होता है कि जनता के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये 5 सालों का जो अपना रिजल्ट है उसको जो है सही करने के लिए ये आगे। लेकिन जो बात अभी बजरंगी जी कह रहे हैं उसमें भी दम है कि राजनीति अगर कर भी रहे हैं तो राजनीति करने का मौका कौन दे रहा है? रफत फातिमा जी, आप लोगों की तरफ से जो इतने सारे बयान आए, चाहे उसको मानने की बात हो या फिर अभिनंदन का जो करियर है उसका क्रेडिट लेने की बात हो, ऑपोजिशन इनके साथ था, जिक्र तो उनका होगा ही, आपको जवाब तो दिया ही जाएगा। फर्स्ट डे से ऑपोजिशन इनके साथ खड़ा है, हर तरीके से जो है देश के साथ और सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक खड़े हम लोग पूरी तरीके से उनके सम्मान में। और साथ ही ये भी है कि अभी जैसे इनके खुद के मंत्री सिद्धरामैया ने जो कहा था कि इनकी सीटें बढ़ रही हैं, वो क्या बयान था? अगर ये कहा जा रहा, अमित शाह जी कह रहे हैं उस पर वोट मांग रहे हैं, जाकर उनके ऊपर वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, तो ये येदियुरप्पा जी ने कहा था। हाँ ठीक है, विवेक साइलेंस जी। अब काउंटडाउन जब शुरू हो गया है लोकसभा इलेक्शंस का, जो सवाल मेरा फातिमा जी से था, पिछले कुछ दिनों से क्या आप हालात बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये चुनाव होने वाला है 2019 का, ये मूलभूत सुविधाओं को लेके और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में वादे किए थे जनता से, उस पे ही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कहीं भी भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इमोशनल जरूर है लेकिन समझदार भी है। वो मूलभूत सुविधाओं पे, जैसे आपके चैनल ने भी दिखाया, उसी पे चुनाव होने वाले हैं। और मैं चुनाव आयोग को सबसे बड़ी बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि जो कि उन्होंने ये कहा कि शहीदों की फोटो लगा के अब कोई भी रैली या कोई भी चुनावी सभा नहीं होगी। आपने देखा है किसने शहीदों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की है? आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो बाकायदा मिलिट्री की वर्दी पहन के वोट मांगने निकल गए थे। राजस्थान में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली देखी होगी, उसके पीछे 40 के 40 जवानों की फोटो लगा के वो भाषण दे रहे थे। येदियुरप्पा जी ने क्या कहा कि हम 28 में से 22 सीट जीतने जा रहे हैं और ये एयर स्ट्राइक को हमको बहुत फायदा उठाना चाहिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी गुजरात ने क्या कहा कि इस समय देश की जनता जो है बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड है, इसका फायदा उठा के वोट में हमको कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस तरह की राजनीति को खत्म करने का जो काम इलेक्शन कमीशन ने किया है वो बहुत 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 बधाई के पात्र है। देखिए, चुनाव होना है शुभ्रा जी बेरोजगारी पे। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे, अभी 6.1% थी, लेकिन अब लेटेस्ट डाटा जो आया 7.2% हो गई है।
नौकरियां आप दे नहीं पाए, 50,000 से ज्यादा किसानों ने आपके यहां आत्महत्या कर ली, कृषि विकास दर नीचे गिर के 2.6% हो गया, महिलाओं को सुरक्षा आप दे नहीं पाए, गंगा मां को आप साफ कर नहीं पाए। कितनी ऐसी बातें हैं जो कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब वो वोट मांगने जाएंगे, बड़े बड़े नेता आके तो रैली करके निकल जाएंगे, भीड़ भी जुट जाएगी, लेकिन जब इनके कैंडिडेट वोट मांगने जाएंगे तो जनता ये सवाल उनके सामने रखेगी। 2004 में भी यही हुआ था। अटल जी बहुत बड़े नेता थे, हम बहुत सम्मान करते हैं उनका, बहुत बड़े नेता थे। उस समय भी यही था, फील गुड इंडिया शाइनिंग, बहुत तरह के नारे दिए गए थे, लेकिन एंड में क्या हुआ वो रिजल्ट हम सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अब छल प्रपंच और झूठ जो ये बोल के 2014 में आए थे, जनता अब इनके बहलावे फुसलावे में नहीं आने वाली है, उसका परिणाम आपको 2019 के चुनाव में मिल जाएगा। ठीक है, हम सीधा रुख करते हैं मुजफ्फरनगर का, जहां पर आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आशुतोष, वहां का जरा हाल बताइए, कल तारीखों के ऐलान के बाद लोग क्या सोच रहे हैं? जी सुब्रा, आपको बता दूं, कल जैसे चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों को घोषणा कर दी है, उसके बाद से जिला प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद हो गया। उसने सभी होर्डिंग, जितने भी राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स लगे हुए थे या प्रत्याशियों के होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे, सबको हटा लिया गया है। और जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी चुनाव आयोग ने मानक यहाँ तय किए हैं वो सारे मानक सख्ती से निभाए जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, इन लोगों से पता करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुई है कल से अब तक में और क्या रुख है। आपका नाम? पंडित जी, कल जैसे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, उसके बाद से क्या चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है, प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। क्या क्या कार्रवाई हुई है जब से चुनाव आयोग की घोषणा हुई, उसके बाद से क्या अब तक कार्रवाई हुई? ये जो द्वारे में पोस्टर फ्लैक्सी वगैरह लगे थे नेताओं के, पार्टियों के, ये सब उतार दिए गए हैं। कल रात से ही प्रशासन इस काम में लगा हुआ है। जी सुब्रत, जैसे ये क्या नाम है, जब से चुनाव आयोग की घोषणा हुई थी उसके बाद से जिला प्रशासन 5 बजे से ही सख्ती के साथ होर्डिंग्स वगैरह को उतारने में लग गया था और उसके बाद से पूरी रात ही कार्रवाई चले। अब भी इस समय भी चुनाव जिला प्रशासन जो है वो लगातार होर्डिंग्स और जो चुनाव आयोग के मानक थे उनको सख्ती से पालन कर रहा है। ठीक है, अब जरा उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से वो समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके मैं आप सबके पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुरेंद्र दुबे जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस की स्थिति को लेकर के, बीजेपी जैसे रैलियां कर रही हैं उसे लेकर, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हालात बदले हैं, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है और उससे एक ध्रुवीकरण के हालात भी बन रहे हैं, उसका कितना असर होगा? क्योंकि गठबंधन की कोशिशें लगातार होती रही, सपा बसपा पहले साथ था, ये आरएलडी भी उसमें जुड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि साथ मिलकर के जो उपचुनावों में हुआ उसको दोहराने की कोशिश लोकसभा इलेक्शंस में की जाएगी। कांग्रेस अलग है, वो ये कह रही है कि हम 3-4 सीटें छोड़ देंगे इस गठबंधन के लिए, लेकिन साथ आने की संभावना जो है ये अब लगभग नहीं लग रही है। तो ध्रुवीकरण जो है वो कितना भारी पड़ सकता है गठबंधन पर, या गठबंधन कितनी चुनौती दे सकता है बीजेपी के राष्ट्रवाद के एजेंडे को? देखिए, जो सपा बसपा का गठबंधन है वो चुनौती तो देगा, क्योंकि उसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट 2 वोट पूरी तरह से पोलराइज हो गया। पिछले चुनाव में बीजेपी को दलितों का ही बहुत वोट मिला था और उसी कारण ये स्थिति हुई थी कि मायावती की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब जो इस समय स्थिति, जैसे कांग्रेस की बात है, कांग्रेस से कोई समझौता होने की संभावना नहीं, होगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब प्रत्याशी पहले घोषित करे कि समझौता करे। लेकिन जो यहाँ 2 चीजें, गठबंधन वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस, तो गठबंधन और कांग्रेस के हिसाब से एक तो ब्राह्मण वोट और एक मुस्लिम वोट, ये कहाँ जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस की तरफ गया तो गठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि वो भी उसके दावेदार हैं और लगातार उसको सपोर्ट भी करते रहे। अब ब्राह्मण वोट का बंटवारा मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी में होना है। अब अगर सवर्णों को ये लगेगा कि जो ताकत है वो सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी में ही है, कांग्रेस में नहीं है, तो वो फिर बीजेपी की ओर रुख करेंगे या फिर गठबंधन की ओर, फिर कांग्रेस उससे पीछे हो जाएगी। लेकिन मुसलमानों का बीजेपी के पास वोट जाना नहीं है, इसलिए वो उसमें फ्रेम में नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि
जो मुख्यतः जीत हार होगी वो गठबंधन बीजेपी में मेजर शेयर जाएगा और कांग्रेस को भी जितनी सीटें मांग रहे हैं या मांग रहे थे कि अगर मिल जाए तो हम गठबंधन में शामिल हो जाते ये लोग, उतनी सीटों के आसपास कांग्रेस भी आ जाने की मैं उम्मीद रखता हूं। कोई ऐसा मतलब जीरो गोल डिब्बा वाली स्थिति इन तीनों में किसी की नहीं है और न एक तरफा कोई अभी उसका रुख दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि गठबंधन के तमाम नेता और कांग्रेस पार्टी दोनों ही ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य एक ही है, भले ही रास्ते अलग अलग हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे थे कि रास्ते एक नहीं हो पाए हमारे, लेकिन लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक है लेकिन सीट तो अलग अलग लड़ेंगे ना। हाँ, सीट तो अलग अलग लड़ेंगे। इसीलिए मेरा सवाल रहेगा विवेक साइलेस जी से कि पहले सिर्फ बीजेपी, लेकिन अब कांग्रेस भी आपके सामने चुनौती के तौर पर खड़ी है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपके पास आऊं विवेक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष, मदन मोहन जुड़े हुए हैं बनारस से। बनारस बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और अब तय हो गया है कि वहां से जो है नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ेंगे। और वहां अगर हम लोगों का मूड जानना चाहें, मदन मोहन क्या कह रहे हैं लोग चुनाव की तारीखें घोषित करने के बाद? जी सुब्रा, मैं ये बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग की तारीख के घोषणा होने के बाद यहाँ पे काफ़ी एक तो मतदाताओं में उत्साह भी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चुनावी सरगर्मियाँ को देख करके सभी पार्टियाँ जो है उनके कार्यालय पे जो है काफ़ी उत्साह भी है और पहले से ही जो है वो चुनाव की रणनीति जो है तय करने में लगे हुए थे। अगर माना जाए वाराणसी एक अहम सीट इसलिए माना गया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं और इसको लेकर भी जो है ना यहाँ पे काफ़ी अहम माना जा रहा है। और जानते हैं यहाँ पे जनता की राय क्या है? मैं आनंद कुमार विश्वकर्मा, मैं शिवपुर से हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं चाहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी बारंबार वाराणसी से संसदीय क्षेत्र से लड़े और वो जीते और हमारे देश का पीएम भी श्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, क्योंकि उनके पास उनकी जो क्षमता है वो वाकई में 56 सीने के बराबर है। मैं चाहूंगा मेरे देश का प्रधानमंत्री बारंबार श्री नरेंद्र मोदी जी हो। आप अपना मंत्र बता दें। मैं श्री ओम प्रकाश वाजपेयी क्या है यहाँ पे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं? देखिए जो सरकारी स्टाइल दिया, कांग्रेस सरकार जवाब दिया, उस हिसाब तो हमारे हिसाब से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए, बार बार और बारंबार होना। ठीक, उनके अंदर 56 इंच के सीने की बात हो रही है। विवेक साइलेस जी, आप ध्यान दे रहे होंगे। हालांकि मुद्दों पर अगर हम अलग अलग सवाल पूछें लोगों से तो अलग अलग मत भी आते हैं, लेकिन फिलहाल जो कह रहे हैं लोग उससे एक बात तो है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इसका जो जिक्र बार बार नरेंद्र मोदी रैलियों से करते हैं उसका असर लग रहा है लोगों पर। नहीं ठीक है, जैसे आतंकवाद के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें सारा विपक्ष एक था, आज भी एक है। आज भी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के मारी है, बल्कि पाकिस्तान में घुस के क्या मारी है उसके टुकड़े कर दीजिए। इससे अच्छा मौका आपको क्या मिलेगा? पूरी दुनिया आपके साथ है, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बनारस की बात है तो हाँ जरूर नरेंद्र मोदी लड़ाई में जरूर रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितने अच्छी तरह से वो पिछला चुनाव जीत पाए थे उस तरह से तो मुझे इस बार संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि वाराणसी अगर आप चुबरा जी गई होंगी तो वहां बहुत बड़ा आक्रोश है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खुद देखिए, बनारस हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे पुराना शहर है, उसको क्योटो बनाने का सपना भी दिया गया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक जहां इनका प्रधानमंत्री ऑफिस है, अगर आप वहां जाके देखिए, वहां के बगल में एक मोहल्ला है फीर खाना, एक मोहल्ला है अस्सी और एक है मैदागिन, ये वहीं आता है जहां पीएमओ ऑफिस है। अगर आप वहां की गंदगी को देखिएगा आप वहां खड़ी नहीं हो पाएंगे। अगर स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा मौखाल उड़ा है तो वो बनारस की खुद की जनता है, बनारस की जनता भली भांति जानती है। अगर आप कैंट बनारस का स्टेशन देखें तो हमारी समाजवादियों की रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय रेल की रिपोर्ट है कि बनारस कैंट जो है वो हिंदुस्तान के चौथे सबसे गंदे स्टेशन में से एक है। और आज मैं आपको ये बता देता हूं, 32 करोड़ लीटर सीवेज का पानी रोज मां गंगा में बहता है। आपने एक एसटीपी बनाया, वो 10 करोड़ लीटर का है। आज भी 22 करोड़ लीटर पर डे गंदा पानी मां गंगा की छाती में जा रहा है और आप मां गंगा को साफ करने की बात करते हैं। WHO खुद कह रहा है कि
मां गंगा में 58% प्रदूषण बढ़ चुका है और विलुप्त प्रजातियां की मछली अब विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। अगर इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ जनरल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो उसकी बनारस की रिपोर्ट है कि ध्यान से सुनिएगा, बिजली ना मिलने के कारण सारी उद्योग और एक्सपोर्ट में 90% का गिरावट देखी गई है। यह जो गांव आपने गोद लिया था जयपुर, वो आज तक आदर्श गांव नहीं बन पाया। आप डेवलपमेंट की क्या बात कर रहे हैं? ले दे के बस एक बाबतपुर से और बनारस तक की एयरपोर्ट की रोड बनी है 34 किलोमीटर, जिसमें बड़े लोग उद्योगपति चलते हैं, उससे छोटे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और यही है विकास, यही विकास दिया है। बजरंगी जी जवाब दीजिए जल्दी से। सुब्रा जी, हमारे सपा के मित्र जिस तरह से आंकड़े गिना रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़े आए। जिस जियापुर की बात कर रहे हैं, आपके मीडिया चैनलों में दिखाया गया वो गांव कहां से कहां पहुंच गया है, वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। और रही बात इतनी ज़्यादा, अगर कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी और हमारे विपक्ष के कांग्रेस सब लोग कह रहे हैं कि हम जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हम जनता की योजनाओं को लेकर आगे नहीं पहुंचे। अरे तो आज क्या जरूरत थी कि आप तीनों के तीनों लोग एक हो गए? मैं जवाब दूं। बहुत सारे लोग, भैया आप बीजेपी से लड़ते ना अकेले, आज सब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई करने के लिए जो एक दूसरे को चेहरा नहीं देखना चाहते थे, आज वो सब लोग एक मंच पे आ गए हैं। किसका डर है? ये सिर्फ विकास की योजनाओं का, मोदी के नाम का डर है कि जिस मोदी को आज पूरा देश हाथों हाथ ले रहा है। और जब इनका सुपड़ा साफ हुआ था यहां से 2014 में, तो भी अगर उनके वोटों को मिला लिया जाए ना, तो भी हमारा परसेंटेज वोट उनसे ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई का डर है और इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर लिया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक हो गई। उधर कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को, जो तुरुप का इक्का माना जा रहा था, उनको भी प्रयोग करके देख लिया। तो ऐसे में सबकी हवा फुस हो गई। तो इन लोगों को एक डर है और इस डर के नाते ही आज ये झूठ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में और मीडिया के रहते हुए हमें नहीं लगता कि जनता को ये इस तरह के बरगला पाएंगे। जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पुनः दोबारा एक बार 2019 में सरकार अग्रसर है। जनता को कोई बरगला नहीं सकता। सही कहा आपने, जनता खुद अपने मुद्दों पे आएगी, जनता ही का निर्णायक फैसला तो जनता लेगी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, प्रियंका जी लगातार एक्टिव राजनीति में रही हैं, अब ऑफिशियल रूप से वो सामने आ गई हैं। बस ये उससे आप लोग की हवा जरूर निकल गई, वो दिख रहा है। लगातार प्रियंका जी के आने से बीजेपी की हवा निकल चुकी है। बोलिए वो लगातार जो पिछले कामों को अपना बता नहीं पा रही है, तो इस तरीके की राजनीति कर रही है जो हमें लगता है बहुत ही लेवल गिरा हुआ राजनीति का। आज देश की जीडीपी बढ़ रही है, हम सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित देशों में हैं। सुन ले, एक-एक करके सबको सुन ले। आंकड़े ला रहे हैं, नौकरियां नहीं पा रही है। आंकड़े तो सब गिनवा सकते हैं, मुझे मालूम है आंकड़े सब गिनवा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, एक-एक करके विवेक जी को पहले सुन ले, फिर देखिए बजरंगी भाई, मैं फर्जी आंकड़े नहीं देता हूं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। और जहां तक आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जब मोदी जी 2014 में आए थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, भारत का कर्जा 55 लाख करोड़ था, पता है आपको? और आज कितना है बता पाएंगे? 83 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो चुका है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। आपने गठबंधन की भी बात की, मैं बता दे रहा हूं, गठबंधन हमारा सपा बसपा आरएलडी का हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और वो संवैधानिक तौर से बिल्कुल सही है। देखिए, गठबंधन तो आपका, सुनिए, गठबंधन आपका शिवसेना से भी हुआ, मेरी बात सुन लीजिए, गठबंधन आपकी शिवसेना से भी हुआ है। वो शिवसेना है जो कि अपने सामना पत्रिका में लिख रही थी प्रधानमंत्री चोर है। जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री को चोर बताया, आखिर क्या वजह हो गई कि आप जाके उनसे गले मिलने लगे? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जिसने कहा प्रधानमंत्री चोर है, उससे गठबंधन करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? पहले एक बात का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, आ जाइए बिहार पे। बिहार में जनता ने आपको वोट नहीं दिया था, फिर भी आपने छल और प्रपंच करके वहां तोड़ जोड़ के सरकार बना ली। तीसरी बात आ जाइए, जो आतंकवादियों को धरती पुत्र कहते हैं, पीडीपी वाले, उनके साथ गले लग के आपने 3 साल सरकार चलाई और 9700 पत्थरबाजों का चोर कहता है, घोषित हो गई है आप सबके तो इस तरह के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं, लेकिन विवेक जी एक सेकंड, अब मैं ये कह रही हूँ कि अब पीछे देखने का वक्त नहीं है, अब आगे देखने का वक्त है। चुनाव की तारीखें जो है घोषित हो गई हैं, अब इस तरह की बातों का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जनता के कुछ सवाल और आ जाएं। पुष्पेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ झांसी से, मैं उनका फिर से रुख कर लेती हूँ। उनके पास कुछ लोग हैं। पुष्पेंद्र, मैं चाहती हूँ कि अगर उनके कुछ सवाल हो राजनीतिक दलों से, तो आप उनसे जरूर पूछें, ताकि उसे हम पूछ सकें यहाँ पर अपने बैठे पैनलिस्ट से।
जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, आपके क्या सवाल हैं राजनीतिक दलों से? किस तरह का आपका एजेंडा रहे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? राजनीतिक मुद्दा मतलब राजनीतिक पार्टियों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास की तरफ ध्यान देते हुए आगे चुनाव में आना चाहिए। लेकिन अभी तक तो पिछले 5 साल में हमने जो देखा है वो सेना पर, सीमा पर जवान, खेत पर किसान और बैंकों की लाइनों में आम इंसान मरा है। अब तक इतना दहशत का माहौल रहा इन पूरे 5 साल में कि लोगों को कुछ भी कहने में बड़ा डर लगता था। जब से आचार संहिता लागू हुई है, लोगों ने राहत की सांस ली है। नहीं तो पता नहीं किसके ऊपर सीबीआई का डंडा चल जाए, किसके ऊपर ईडी का डंडा चल जाए, किसके घर में क्या हो जाए। लोग बड़ा असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन आज बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं कि कम से कम अब हमें पुनः दोबारा नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और इन झूठे मक्कारों को, जिन्होंने वायदे किए 15 लाख रुपया के, 2 करोड़ नौकरियों के, और हमारे झांसी में झांसी की सांसद उमा भारती, जिन्होंने बुंदेलखंड राज 3 साल में बनवाने की बात की, वो अपने बारे से भागी। और झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में तो हम लोगों को ये लगा कि जैसे हम लोग सांसद विहीन हैं। हमें तो सांसद देखने को नहीं मिला कि सांसद होता क्या है और कैसा है इन 5 सालों में। तो अब हम डॉक्टर सुनील तिवारी जी, जिस तरह से सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, क्या लगता है कि इसमें सफल हो पाएंगी पार्टियां? बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगी। जब सवाल सत्ता से होते हैं तो जवाब सत्ता को देना होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सवाल सत्ता से किए जा रहे हैं और जवाब के रूप में वो आर्मी को आगे कर देते हैं। भाई आर्मी के साथ तो पूरा देश खड़ा है, पूरा देश की आवाम खड़ी है, लेकिन आपके साथ नहीं खड़ी है। और आने वाले चुनाव में आपको इस बात का जवाब देना होगा। और बुंदेलखंड क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश की जनता आपसे एक एक चीज का हिसाब मांग रही है। उसको हिसाब को आपको देना पड़ेगा। हिसाब में आप सेना को आगे नहीं करेंगे। जब राफेल की बात चलती है, रक्षा मंत्री कहती है कि राफेल की फाइल अटॉर्नी जनरल जाके और पेपर दाखिल करते हैं, फाइल चोरी हो गई। अगले दिन रक्षा मंत्री कहती है फाइल चोरी नहीं हुई है। अरे भाई, आपकी सरकार की कोई नियत नहीं है। आप जिस चीज को चाहें उसको चोरी करा दें और जिस चीज को चाहें उसको संरक्षित रखें। इन सारी चीजों का जवाब देना होगा आपको। किसानों के बीमा इनका परिचय भी पूछ लीजिए जरा। मजलूम और यतीमों के मकान चोरी हो गए। इनका परिचय पूछ लीजिए पुष्पेंद्र, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ बजरंगी जी कि एक बार परिचय पूछ लिया जाए। हमारे साथ डॉक्टर सुनील तिवारी है जी। डॉक्टर सुनील तिवारी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जी। रक्षा विशेषज्ञ तो जो सबसे बड़ी चीज है कि जब आपके चैनल में उस दिन हम डिबेट में बैठे हुए थे तो कितनी आराम से भाजपा के प्रवक्ता, जब उनकी कमियों की बात की गई, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर की बात की गई, तो वैसी स्थिति में सेना उत्तरदायी कहां से होती? जब आपके पास इनपुट था पुलवामा का, तो 3 बैरियर क्यों हटाए गए? बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन ये आवाजें उठ रही हैं कि जब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो जानबूझ करके सेना को आगे कर दिया जा रहा है और इसका जवाब देना चाहिए सत्ता पक्ष को। लेकिन उससे पहले गोपाल गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर से, हम उनके पास भी चल लेते हैं। गोपाल, आपके पास जो इनपुट आ रहा है कल तारीखों के ऐलान के बाद, लोग क्या कह रहे हैं और क्या तब्दीलियां देख रहे हैं आप शहर भर में? मैं बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर के घोषणाएं भी हो गई हैं, राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासन तक अपनी अपनी तैयारी में मुस्तैद है। पूरे आचार संहिता जारी होने के बाद में सबसे पहला काम जो प्रशासन ने किया वो जो है चुनाव प्रचार सामग्रियों को हटाने का काम किया है। बैनर पोस्टर भी हटाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से उनका जो अभियान है वो बड़े शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा। गाँव में अभी होर्डिंग्स और जो है प्रचार सामग्री बराबर ऐसे लगी हुई हैं। हालांकि लोगों का, अधिकारियों का कहना है कि हमारा काम प्रारंभ हुआ है, अभी तक जो है बहुत जल्द ही हम उसको पूरा कर लेंगे। और राजनीतिक दल भी चूँकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो वो भी अपने तरीके से अपनी तैयारियों के साथ मैदान में आ गए हैं और अपनी इतनी बातों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता भी जो है उनसे पूरे 5 साल का हिसाब लेने के मूड में है। और जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं उनका भी ये मूड जानने के मूड में है कि क्या लेके वो हमारे बीच में आ रहे हैं, क्योंकि यही एक टाइम होता है। 1.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़ रहे हैं। 1.5 करोड़ ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट करेंगे और हमें समझना होगा कि उन युवाओं के लिए
इस तरह के जो मुद्दे हैं वो काम नहीं करते हैं। आप भले ही राम मंदिर की बात कर लें, आप राष्ट्र भक्ति की बात कर लें, और आप चाहें कि इन मसलों के पीछे जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगार के मुद्दे हैं या फिर जो गरीबी का मुद्दा है, वो छुप जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो आम लोग हैं उनके जहन में कितना ताज़ा है वो मुद्दे जिन पर वाकई बात होनी चाहिए, जो कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जो उनकी रोज़ी रोटी से जुड़ी हुई है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बजरंगी जी, मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा रिएक्शन दें। जो अभी कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि सेना का प्रयोग हो रहा है, जानबूझ करके इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक, और जब सवाल पूछा जाता है सत्ता पक्ष से तो आप लोग सेना को आगे कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रवृत्ति है। सुब्रा जी, विपक्ष तो किसी भी तरह का हतोत्साहित है तो आरोप लगाता रहेगा सेना के ऊपर। नहीं, आप लोग भी कह रहे हैं। सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। सेना के हमारे सर्वोच्च कमांडर को ये लोग जो है सड़क का गुंडा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने पूरे 5 साल जनता की समस्याओं को और जनता के विकास और देश के विकास के लिए काम किया है। 18,000 गाँव में आज देश की आज़ादी के बाद आज तक पिछली सरकारों ने बिजली नहीं पहुंचाई थी। उज्ज्वला योजना के तहत आपने देखा कि आज जो है 9 करोड़ नए लोगों को कनेक्शन दिया गया। ये भी बताइए, प्रधानमंत्री आवास के तहत और शौचालय, देखिए आज गांव में एक घर में शौचालय बन गए। दोबारा सिलेंडर भरे। किसानों के लिए कितनी योजनाएं आई। तो जो इतने सालों का जो पाप था, जो जिसके लिए आज देश इतना पीछे हो रहा था, और 2014 में जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना था, उसकी अपेक्षा पे, जनता की अपेक्षा पे सरकार खरी उतरी है। और निश्चित रूप से इसका जवाब जब हम जाएंगे जनता के बीच में तो हम जनता को देंगे। हमने पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 5 साल काम करेंगे और अपना रफत जी, आपसे सवाल ये भी है रफत जी, और वहीं पे हम अपना, कांग्रेस के सामने चुनौतियां पहले भी कम नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि बहुत जोर शोर से प्रियंका गांधी की यहाँ पर रैली हुई लखनऊ में ही और लॉन्चिंग की गई, लेकिन उसके बाद से जो हालात बदले, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि राष्ट्रीय पटल पर छा गई और उसका जिक्र अब रैलियों में भी हो रहा है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो चर्चाएं हैं प्रियंका गांधी को लेकर के या फिर बदले हुए कांग्रेस को लेकर के, वो कम हो गई है। बीच में ये भी खबर आई कि फिर से एक बार गठबंधन की कोशिशें हो रही है अंदर खाने। तो क्या कॉन्फिडेंस जो पहले से ये लग रहा था कि आप लोग फ्रंट फुट पे खेलने जा रहे हैं, उसमें कुछ तब्दीली आई है क्या? देखिए, आज भी हम लोग फ्रंट में ही हैं और उस पे ही जो है हम ये बार बार कहेंगे हम जनता के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अभी बीच में जो हुआ, हमने पूरी तरीके से सरकार का साथ दिया। जो भी पुलवामा अटैक हुआ उस पे जो है पूरी तरीके हम लोग सरकार के साथ करे, तो हम लोग ने सारी अपनी रैलियां, जो भी हमारी CWC की मीटिंग थी, वो सब हम लोग ने रद्द कर दी थी। लेकिन हमारा काम उसके बाद से लगातार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, बूथ लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि देश कांग्रेस ने ही बनाया है। जिसको आज कहा जा रहा है 70 साल में क्या हुआ, देश कांग्रेस का ही बनाया। हाँ, शौचालय जरूर बिना पानी के बना दिए गए आज। और उज्ज्वला योजना की हकीकत ये है कि 84,000 रिफिलिंग नहीं हुई है। उज्ज्वला योजना की हकीकत ये 84,000 सिलेंडर दोबारा रिफिलिंग के लिए नहीं गए हैं। ये हकीकत है कि जो एक सिलेंडर आ जाता दोबारा उसकी हैसियत नहीं रह जाती है भरवा पाए। 1000 रुपए का सिलेंडर गरीब आदमी नहीं भरवा सकता। शौचालय की भी हालत क्या है, बिना छतों के शौचालय, बिना पानी के शौचालय कौन यूज करता, ये शायद भाजपा प्रवक्ता कायदे से जानते होंगे। तो ये ना बताए 5 साल का अपना कोई ऐसा क्रिएटिव काम बताए हमको कि जो इन्हीं ने करा हो। आखिरी टिप्पणी में सुरेंद्र जी आपसे लेना चाहती हूँ, जो लोगों का मूड है वो क्या कह रहा है? क्या वाकई जब कोशिश की जाती है कि असल मुद्दे जो हैं वो कहीं पीछे छूट जाएं तो इनका असर होता है क्या? क्योंकि हमारे पास उदाहरण है पहले के भी, करगिल के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे वो भी उदाहरण है। इस बार कितना कैसा मूड लग रहा है? देखिए, अभी जैसे आपके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो आपके संवाददाता देख रहे थे, उनको आधार बनाए या अन्य जगह जो देखते, मुद्दे जिंदा हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं मतदाताओं को जिंदा नहीं है। और ये भी सही है कि सेना की उससे ब्रांडिंग की कोशिश लगातार जारी है। इसमें देखिए सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका होगी और जिसको पकड़ पाना भी बहुत आसान नहीं होगा। बाकी जो टीवी में दिखाई पड़ता है, अखबारों में दिखाई पड़ता है, वो तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगा। व्हाट्सएप पर करेंगे, किस स्तर पर कैसे कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी पार्टी को लग रहा है कि हमें सेना को आगे करने से फायदा है, तो देखिए पॉलिटिक्स में जो मुख्य उद्देश्य हो सत्ता में आना है तो उसका उपयोग करेंगे। लेकिन मुद्दे अभी जिंदा, मुद्दे जिंदा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भावनाएं भारतीय राजनीति में बहुत काम करती हैं और भावनाओं को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मुद्दे उन पर कितना भारी पड़ते हैं ये देखना होगा। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, कुछ ही दिन बचे हैं, इंतजार बहुत कम दिनों का है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।